नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका अपना सिंह करूर सर और मेरा यूट्यूब चैनल सिंह करूर क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम फिर अपना एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जो इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है और एक मज़ेदार टॉपिक है जो कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं बोर्ड के एग्ज़ाम की उनके लिए और साथ ही साथ जो बच्चे कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इम्पॉर्टेंट है ये। तो अभी तक हमने पिछले अपनी वीडियो में पढ़ा कि जो हमारा चैप्टर चल रहा है वंशागत एवं विविधता के सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। तो आज हमारे इस वीडियो का 8वां टॉपिक है, जिसमें हमने पीछे के टॉपिक में बहुत कुछ पढ़ लिया है। मुख्य रूप से विभिन्नताएँ पढ़ा हमने, विभिन्नताएँ क्या होती है। इसके बाद मेंडल के नियम पढ़े, आनुवंशिकता। इसके बाद हमने पढ़ा रुधिर वर्ग की वंशागति। फिर उसके बाद हमने रुधिर का स्कंदन पढ़ा। इसके बाद हमने पढ़ा लिंग निर्धारण, मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है, किस प्रकार होता है, यह हमने पढ़ा। और हमने बताया कि जो लिंग निर्धारण होता है इसमें निर्धारण के लिए केवल जो पुरुष का जो वाई गुणसूत्र होता है वह निर्भर करता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि लिंग निर्धारण में महिला का या स्त्री का किसी भी प्रकार का कोई रोल नहीं है, बस वो सहयोग करती है। लेकिन जो लिंग निर्धारण में केवल पुरुष का वाई गुणसूत्र निर्भर करता है, क्योंकि जब यक्स गुणसूत्र पुरुष में यक्स वाई गुणसूत्र होता है और मादा में और यक्स गुणसूत्र होता है। तो क्योंकि मादा में जो दोनों गुणसूत्र होते हैं समान होते हैं और जो पुरुष में दोनों गुणसूत्र होते हैं और समान होते हैं, क्योंकि इसमें यक्स वाई होता है उसमें यक्स होता है। जब पुरुष का यक्स गुणसूत्र मादा के यक्स गुणसूत्र से जुड़ता है या निषेचित होता है तो उस कंडीशन में जो आने वाली संतान होती है लड़की होती है, तथा जब मादा का पुरुष का वाई गुणसूत्र है, कौन सा गुणसूत्र, वाई गुणसूत्र है, स्त्री के मादा के यक्स गुणसूत्र से संयोगी होता है तो आने वाली संतान लड़का होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो लिंग का निर्धारण होता है यह केवल पुरुष के गुणसूत्र पर निर्भर करता है। तो आज हम उसी से रिलेटेड एक टॉपिक लेकर आए हैं जिसे हम क्या कहते हैं, संलग्नता कहते हैं, यानी कि लिंकेज कहते हैं। तो इसके मतलब संलग्नता के दौरान जो विभिन्नताएं उत्पन्न होती है, किस प्रकार होती है, कैसे होती है, हम इस टॉपिक के माध्यम से समझेंगे कि आखिर एक माता पिता से उसके संतानों में विभिन्नताएं कैसे जाती हैं, या उनमें वो अपने माता पिता के समान कब होते हैं और अपने माता पिता से भिन्न कब होते हैं। तो इसी पर आज हमारा टॉपिक होगा जिसका नाम है संलग्नता, यानी हम लिंकेज कहते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं लिंकेज पर कौन सा टॉपिक है, कैसे हम समझते हैं इसको पूरे अच्छी तरह से। तो इसमें देखते हैं संलग्नता यानी लिंकेज। इसमें लिखा एक ही गुणसूत्र पर स्थित जीन्स द्वारा अपने उसी संयोग में रहते हुए एक साथ वंशागत होने की प्रक्रिया को हम संलग्नता कहते हैं। कह रहे कि एक ही गुणसूत्र पर अगर जो जीन्स उपस्थित होते हैं और जिन द्वारा अपने उसी संयोग में रहते हुए एक ही साथ वंशागत होते हैं, यानी कि आप लोग जानते हैं जब लैंगिक जनन होता है तो लैंगिक जनन जब निषेचित होता है तो उस समय क्या होता है कि अर्धसूत्री विभाजन होता है। ठीक, अर्धसूत्री विभाजन के दौरान कई अवस्थाएं आती हैं जिसमें क्या होता है कि क्रॉसिंग ओवर भी होता है, यानी कि जिसमें जीन विनिमय की प्रक्रिया होती है। जब जीन विनिमय की प्रक्रिया होती है, जब इसका मादा का लिंग गुणसूत्र पर उपस्थित जीन पुरुष के जीन पर पहुंचते हैं और जब पुरुष के उपस्थित का जो जीन मादा के गुणसूत्र पर पहुंचते हैं तो इस कंडीशन में क्या होता है, जीन का विनिमय होता है, यानी क्रॉसिंग ओवर हो जाता है और इनके लक्षण उनमें और एक दूसरे के लक्षण। तो इसके कारण क्या होता है कि हमें बताया गया था कि जो 50% जो लक्षण होते हैं उनके पुत्र में जो होते हैं माता पिता से 50% प्राप्त होता है, यानी कि 50% लक्षण पिता से प्राप्त होता है और 50% लक्षण जो होता है माता से प्राप्त होता है। इसलिए जो संतान होती है वह अपने माता पिता से कुछ न कुछ भिन्न होती है, लेकिन फिर भी वह अपने माता पिता से कुछ न कुछ क्या होता है, समान होता है। तो हम यहाँ पे बात करते हैं, वही चीज बता रहे हैं कि एक ही गुणसूत्र पर स्थित जीन्स द्वारा अपने उसी में संयोग में रहते हुए एक साथ वंशागत होने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, संलग्न कहते हैं, यानी लिंकेज कहते हैं। या हम कह सकते हैं अथवा कर कह सकते हैं एक गुणसूत्र पर स्थित सभी जीन्स
एक ही युग्मक में प्रवेश करके संतान में वंशागत होते हैं। कह रहा है कि एक ही गुणसूत्र पर स्थित सभी जीन्स एक ही युग्मक में प्रवेश करके संतान में वंशागत हो सकते हैं। तो लक्षणों के आधार पर देखा जाए तो मतलब वंशागत होते, यानी कि क्या कर रहे हैं कि जब एक ही गुणसूत्र मतलब दोनों जीन के उपस्थित जो गुणसूत्र होते हैं एक ही जीन पर आ जाए, सॉरी एक ही गुणसूत्र पर आकर प्रवेश कर जाए, एक ही गुणसूत्र में सभी जीन्स आकर और वह क्या परिलक्षित हो मतलब प्रकट होते हैं संतान में, तो क्या कहलाता है? संलग्नता कहलाता है। क्या कहलाता है? संलग्नता कहलाता है। या तो संलग्न सिद्धांत का प्रतिपादन मॉर्गन ने किया था। एक वैज्ञानिक थे, जीव वैज्ञानिक, जिनका नाम था मॉर्गन साहब, और मॉर्गन साहब ने ही क्या किया था? संलग्नता का सिद्धांत दिया था। किसके सिद्धांत दिए थे? संलग्नता का। तो लक्षणों के आधार पर अब देखते हैं संलग्नता जो लक्षणों के आधार पे कितने लक्षण वंशागत होते हैं कि नहीं होते हैं, किस प्रकार होते हैं। तो हम इसके आधार पे लक्षणों के आधार पर संलग्नता दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार के होते हैं भाई? दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक पूर्ण संलग्नता, इसे हम बोलते हैं कंप्लीट लिंकेज। क्या कहते हैं इसे हम? पूर्ण संलग्नता, या इसे हम अंग्रेजी में कंप्लीट लिंकेज कहते हैं। जब गुणसूत्र पर स्थित जीन्स वंशागत के समय, कह रहा है कि जब गुणसूत्र पर स्थित जीन्स वंशागत के समय एक दूसरे से अलग नहीं होते। अरे भाई अलग अलग एक जो पेयर में होते हैं गुणसूत्र, जब उनके वंशागत होते हैं तो क्या होते हैं? जो गुणसूत्र होते हैं एक ही साथ चले जाते हैं, उस पर जो जीन होते हैं एक ही के साथ चले जाते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं? पूर्ण संलग्नता कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम? पूर्ण संलग्नता यानी कंप्लीट लिंकेज कहते हैं हम। इसके फलस्वरूप इन संतानों में उत्पन्न लक्षण जनक के समान होते हैं। यानी कि जो इसके फलस्वरूप क्या होता है कि जो संतान में जो लक्षण प्राप्त होते हैं वह जनक के समान होते हैं। हमने कहा 50% जो लक्षण होते हैं माता से प्राप्त होते हैं और 50% जो लक्षण होते हैं वह पिता से प्राप्त होते हैं। तो हम इसी बात को आप समझ रहे हैं कैसे प्राप्त होते हैं। देखिए, तो उदाहरण के तौर पे इन्होंने क्या किया कि ड्रोसोफिला यानी कि मक्खी की जात होती है, इसने लिया दो अलग अलग। एक मक्खी उन्होंने कैसा लिया? भूरे रंग की थी, लेकिन इसके पंख कैसे थे? अल्प विकसित थे। इसके जो पंख थे वो कैसे थे? अल्प विकसित थे। और दूसरा मक्खी इन्होंने कैसा लिया? ड्रोसोफिला। पहला ड्रोसोफिला इन्होंने लिया भूरे रंग के छोटे पंख वाले थे, और जो दूसरा लिया जिसे हमने कहा दूसरा जो ड्रोसोफिला वो काले रंग का और बड़े पंख वाले थे। तो जब इनके बीच निषेचन क्रिया कराया, क्या कराया इनके बीच? जब इनके बीच निषेचन क्रिया कराया तो इन्होंने देखा कि F1 पीढ़ी में जब इनकी प्रथम संतानी पीढ़ी प्राप्त हुई तो इसमें जो होते हैं ज्यादातर F1 पीढ़ी में भूरे रंग के और बड़े पंख वाले हुए, यानी कलर कैसा था? भूरे रंग का था, और इनके जो लक्षण जो पंख था बड़े पंख था काले रंग का, यानी कि रंग कैसा किसका प्राप्त हुआ? भूरे रंग वाले का, और पंख किसका प्राप्त हुआ? बड़े पंख प्राप्त हुआ काले रंग वाले का। तो दोनों के लक्षण एक साथ हो गए। तो यह क्या हुआ? एक नया हुआ, एक थोड़ा सा अपने माता पिता से अलग प्राप्त हुआ, लेकिन कुछ न कुछ क्या था? समानता था। समानता ये था कि इसका कलर भूरा था जो कि इसके पैतृक का था। हम इसे हम मादा मान लेते हैं, इसे हम पिता मान लेते हैं। तो यहाँ पे जो रंग प्राप्त हुआ वो मादा का प्राप्त हुआ, और जो पंख प्राप्त होता है वो पिता का प्राप्त हुआ। बस है ना? या ये मेल ये फीमेल, तो सॉरी ये फीमेल ये मेल है। तो जो रंग फीमेल का प्राप्त होता है और जो पंख प्राप्त हुआ वो मेल का प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे देखिए, तो जो F1 पीढ़ी प्राप्त हुई वह कैसा है? भूरे रंग का और बड़े पंख वाले प्राप्त हुए। बात समझ में आ गई होगी ना? तो यानी कि रंग इनका प्राप्त हुआ और पंख इनका प्राप्त, यानी 50% लक्षण आ गए। ठीक, अब क्या हुआ कि जो F1 पीढ़ी में जो पौधा प्राप्त हुआ हम इसे हम क्या कहेंगे? संकर जात कहेंगे ना भाई, क्योंकि इनमें दोनों के लक्षण उपस्थित है, तो हम इसे क्या कहेंगे? संकर जाते हैं। यहाँ हम कह सकते हैं ये क्या होगा? ये काले वाले का जीन है, गुणसूत्र है, ये भूरे वाले का गुणसूत्र है। जब इनके बीच संकर, तो F1 पीढ़ी जो प्राप्त हुआ, फिर इन्होंने क्या किया कि काले रंग का लिया फिर, और इनके पंखे कैसे थे? अल्प विकसित थे। ठीक, जब इनको निषेचित कराया तो इनमें क्या हुआ कि फिर वही लक्षण प्राप्त हुआ। कौन सा? जनकी लक्षण। ठीक, कौन सा लक्षण प्राप्त हुआ? जब F1 पीढ़ी में जो संतान प्राप्त हुए, फिर इसको क्या किया कि काले रंग के छोटे पंख वाले ड्रोसोफिला के साथ निषेचित कराया। तो F2 पीढ़ी में इन्होंने देखा
कि ये जो संतान प्राप्त हुए वो कैसे प्राप्त हुए, पैतृक लक्षण वाले प्राप्त हुए, यानी कि जनकीय लक्षण वाले प्राप्त हुए। यानी कि एक मादा का क्या था, मादा कैसी थी, भूरे रंग और छोटे पंख वाले। यहाँ पे देखिए भूरे रंग व छोटे पंख वाले प्राप्त हो रहे हैं, और ये दो काले रंग व बड़े पंख वाले। तो यहाँ पे देखिए F2 पीढ़ी में क्या हुआ, काले रंग व बड़े पंख वाले प्राप्त हुए। यानी कि इसमें क्या होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं इस तरह से उदाहरण में, जब मॉर्गन ने भूरे रंग व छोटे पंख वाले ड्रोसोफिला यानी मक्खी का काले रंग व लंबे पंख वाले यानी बड़े पंख वाले के बीच निषेचन कराया, तो F1 पीढ़ी में सभी भूरे रंग व लंबे पंख वाले प्राप्त होते हैं। F1 पीढ़ी में हमने बताया सभी भूरे रंग व लंबे पंख वाले प्राप्त होते हैं। ठीक, तो अतः F1 पीढ़ी में प्राप्त संतान का काले रंग व छोटे पंख वाले के बीच निषेचन कराने पर F2 पीढ़ी में सभी संतानों में 50% भूरे रंग व छोटे पंख वाले तथा 50% काले रंग व लंबे पंख वाले प्राप्त होते हैं। यानी कि 50-50% वो लक्षण प्राप्त होते हैं। तो यह अतः इससे स्पष्ट होता है कि अर्धसूत्री विभाजन के दौरान जब गुणसूत्र पास होते हैं तो इनके जीन्स जाति गुणसूत्रों में पहुंच जाते हैं। ये कह रहा है ना कि जब इनके गुणसूत्र क्या होते हैं, पास होते हैं, नजदीक होते हैं। यहाँ पे गुणसूत्र देखिए नजदीक है, तो ये क्या होगा, यहाँ पे देखिए तो अर्धसूत्री विभाजन के दौरान जब गुणसूत्र पास होते हैं तो इनके जीन्स जाति गुणसूत्रों में पहुंच जाते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, पूर्ण संलग्नता कहते हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, पूर्ण संलग्नता कहते हैं। ठीक, अब दूसरी जो प्रक्रिया है जिसे हम क्या कहते हैं, अब देखिए दूसरा जो नियम है, दूसरा नियम क्या है, अपूर्ण संलग्नता यानी इनकम्प्लीट लिंकेज। पहला हमने बताया आपको अभी कंप्लीट लिंकेज यानी पूर्ण संलग्नता, और दूसरे की बात कर रहे हैं हम अपूर्ण संलग्नता यानी इनकम्प्लीट लिंकेज। तो इनकम्प्लीट लिंकेज में हम देखते हैं, तो पहले हमने बताया कि दो प्रकार के लक्षण, तो दोनों जो संतान में प्राप्त होते हैं उनमें सभी संतान क्या होते हैं, पैतृक लक्षण वाले प्राप्त होते हैं। यानी 50% जो उसमें संतान प्राप्त होते हैं वह माता के, और 50% जो होते हैं पिता यानी जनकों के, यानी 50-50% दोनों के लक्षण प्राप्त होते हैं इसमें पूर्ण संलग्नता में। लेकिन हम बात कर रहे हैं अपूर्ण संलग्नता यानी इनकम्प्लीट लिंकेज। तो इनकम्प्लीट लिंकेज में क्या होता है कि इनमें क्या होता है कि देखें हम, अपूर्ण संलग्नता उन्हीं स्थितियों में संभव होती है जब संलग्न जीन युग्मक बनाते समय गुणसूत्रों के अलग अलग होने पर ये जीन्स भी अलग अलग हो जाते हैं। जब उनमें क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन के दौरान लिप्टोटीन या पैकेटिन की जब संरचना होती है सब अर्धसूत्री विभाजन के दौरान, तो उसमें क्या होता है कि जब विभाजन होता है, गुणसूत्र का जब विभाजन होता है, जब तनाव होते हैं, जब टूटते हैं गुणसूत्र, जब जीन विनिमय होता है, जब अलग होते हैं, तो उसमें जीन का क्या होते हैं, वो भी जीन भी क्या होते हैं, गुणसूत्र के साथ साथ जीन भी अलग हो जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए जीन है, ठीक, हमने ये जीन ले लिया, ठीक, तो थोड़ा सा हम अपना बताएं, यहाँ मान लीजिए जीन है, ठीक, हमने जीन लिया, एक को हमने कैपिटल ए स्मॉल बी लिख दिया, कैपिटल ओ और स्मॉल बी। दूसरा हमने लिया मान लीजिए कैपिटल बी, कैपिटल ए कैपिटल बी। दूसरा हमने जीन लिया, दूसरे जीन कौन कौन से थे, यहाँ पे हम देखते हैं स्मॉल ए स्मॉल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी। जब इनमें क्रॉसिंग ओवर होता है, क्रॉसिंग ओवर होने के बाद के दौरान क्या होता है कि यहाँ पे देखिए ये जो मान लीजिए जीन है, ठीक, और ये क्या होता है, इस तरह से मुड़ जाएगा, इस तरह से क्रॉसिंग होगा, तो ये क्या हो जाएंगे, आपस में क्रॉसिंग ओवर हो जाएंगे, ठीक। तो हम यहाँ कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल ए कैपिटल बी, यहाँ स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल ए स्मॉल बी। तो इस तरह से जब निषेध, अब यहाँ पे देखिए जब गुणसूत्र आपस में उलझ गए तो इसे हम क्या कहते हैं, जीन विनिमय। जब यहाँ पे अलग हो जाएंगे इसे हम केजमा कहते हैं। अब जब यहाँ पे अलग अलग होते हैं तो हम देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए कैपिटल ए कैपिटल बी हो गया, यहाँ कैपिटल ए और स्मॉल बी हो गया, यानी आधा जीन किसके आ गए, मादा के आ गए, ठीक है, दोनों के निषेध। अब यहाँ पे फिर हम बनाएंगे, तो यहाँ पे देखिए स्मॉल ए और कैपिटल बी आ गया। हम यहाँ पे देखेंगे फिर हम स्मॉल ए स्मॉल बी, तो यहाँ पे देखिए ये जो जीन हो गया है, इन जीनों क्या हो गया, क्रॉसिंग ओवर हो गया, यानी इन क्या हो गया, फिर उलट से हुए थे
फिर अलग हुए, जब तना हुआ गुणसूत्र ये क्या हो गए, गुणसूत्र के साथ साथ ये भी अलग हो गए। तो यहाँ पे क्या, जब अलग अलग हो जाते हैं तो गुणसूत्र भी के साथ साथ जीन्स भी अलग अलग है। यहाँ पे लिखता है अपूर्ण संलग्नता उन्हीं स्थितियों में संभव होती है जब संलग्न जीव युग्मक बनाते समय गुणसूत्र के अलग होने पर, गुणसूत्र के अलग अलग होने पर ये जीन्स भी अलग अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहले इस तरह थे, कैपिटल ए कैपिटल बी, कैपिटल ए कैपिटल बी, या स्मॉल स्मॉल बी स्मॉल ए स्मॉल। जब इसमें क्रॉसिंग ओवर होता है तो यहाँ बनते कैपिटल बी कैपिटल ए कैपिटल बी, कैपिटल ए स्मॉल भी आ जाते हैं, स्मॉल ए के साथ कैपिटल बी आते हैं। यहाँ पे क्या होगा, जीन का विनिमय हो गया, यानी क्रॉसिंग ओवर हो गया। जब क्रॉसिंग ओवर हो गया गुणसूत्र भी क्या हो गए, अलग अलग हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप बने संतानों में कुछ नए लक्षण प्रकट होते हैं। अतः इस प्रकार की संलग्नता को हम क्या कहते हैं, अपूर्ण संलग्नता कहते हैं, यानी इनकम्प्लीट संलग्नता कहते हैं। अतः इस प्रकार की संलग्नता को हम क्या कहते हैं, इनकम्प्लीट संलग्नता कहते हैं। तो उदाहरण के लिए हम देखते हैं, एग्जाम्पल में देखते हैं क्या क्या होता है। जीव वैज्ञानिक, अरे भाई जीवे नहीं, जीव वैज्ञानिक, जीव वैज्ञानिक, थोड़ा वैज्ञानिक भी अच्छा से लिख दो भैया। जीव वैज्ञानिक हचिंसन एक वैज्ञानिक थे, सॉरी आधा न रहेगा, हचिंसन ने मक्का पौधों के बीज जब रंगीन भरे हुए बीजों वाले पौधों के साथ रंगहीन संकीर्ण यानी पचके हुए रंगहीन थे। एक मक्का का बीज कैसा था, रंगीन था और फूला हुआ था। दूसरा मक्का का बीज कैसा था, रंगहीन है यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट है, सादा है, और वो संकीर्ण है यानी पिचका हुआ है। तो पिचके वाले बीज के पौधों के साथ निषेचन कराया तो F1 पीढ़ी में, कौन सी पीढ़ी में, F1 पीढ़ी में सभी संतान रंगीन व भरे बीज वाले पौधे प्राप्त होते हैं। यानी F1 पीढ़ी में कभी सभी संतान कैसे होते हैं, ये F1 पीढ़ी में सब रंगीन होते हैं और भरे हुए प्राप्त होते हैं। कैसे प्राप्त होते हैं, रंगीन व भरे हुए प्राप्त होते हैं। ठीक, रंगीन व भरे हुए प्राप्त होते हैं। अतः F1 पीढ़ी में प्राप्त संतानों के बीच निषेचन कराया गया तो F2 पीढ़ी में प्राप्त सभी संतानें 4 अलग अलग लक्षणों वाले प्राप्त होती है। तो F1 पीढ़ी में जो संतान प्राप्त हुआ, जो क्या हुआ, रंगीन और भरे हुए बीज वाले प्राप्त हुआ, तो इसमें जब निषेचन कराया F2 पीढ़ी में, F1 पीढ़ी में जो प्राप्त संतानों के बीच जब F2 पीढ़ी में निषेचन कराया तो F2 पीढ़ी में जो संतान प्राप्त होती है वह 4 अलग अलग लक्षणों वाले प्राप्त होते हैं। कितने अलग अलग, 4 अलग अलग लक्षणों वाले प्राप्त होते हैं, जिनमें से 2 पैतृक लक्षणों वाले तथा 2 नए लक्षणों वाले प्राप्त होते हैं। जिनमें से क्या होता है, जिनमें से 2 पैतृक लक्षण वाले और 2 नए लक्षण। जैसे कि हमने आपको बताया था स्वतंत्र अभिवर्ग का नियम, मेंडल का जो 3rd लॉ था जिसे हम क्या कहते हैं, स्वतंत्र अभिवर्ग का नियम। तो उसमें बताया था कि जब 2 जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले शुद्ध जनकों के बीच संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में सभी संकर पौधे प्राप्त होते हैं, यानी गोल। तो उसमें और तथा जब F1 पीढ़ी में सभी संतानों के बीच स्वपरागण होने दिया तो F2 पीढ़ी में सभी संतानें 4 लक्षण वाले प्राप्त होते हैं। तो उनमें क्या लिए थे उन्होंने, मेंडल के 3rd लॉ में स्वतंत्र अभिवर्ग में, तो उस जिसे हम द्विसंकर संकरण कहते हैं। तो एक पौधा कैसा था, गोल और पीले रंग का था, एक बीज कैसा था, गोल था लेकिन पीले रंग का था, दूसरा कैसा था, हरा और झुर्रीदार। तो जब इनमें जो संकरण कराया गया तो वही अनुपात प्राप्त होता है। तो वही अनुपात क्या होता है, यहाँ भी प्राप्त, देखिए 4 लक्षण वाले, यहाँ भी 2 जनकीय लक्षण वाले यानी कि रंगीन भरा हुआ और रंगहीन संकीर्ण प्राप्त हुआ। तो ये तो जनकीय लक्षण है, यहाँ पे देखिए ये क्या है, जनक है। लेकिन जो 2 जो प्राप्त होते हैं रंगहीन और रंगीन संकीर्ण, यानी रंगहीन भरा हुआ और रंगीन संकीर्ण प्राप्त होते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। यानी कि किसी पर किसी का मतलब जो लक्षण होते हैं उनका जो पृथक्करण क्या होता है, स्वतंत्र रूप से होता है, यानी वो किसी से प्रभावित नहीं होते, वो जिसके चाहे उसके साथ आसानी से जा सकते हैं। यानी हम कह सकते हैं रंगीन जो होता है संकीर्ण वाले के साथ जा सकता है, रंगीन होता है जो भरे हुए के साथ आ सकता है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि यहाँ पर इसे हम क्या कहते हैं, अपूर्ण संलग्नता कहते हैं। तो ये रही संलग्नता के बारे में हमने आज आपको बताया। अब हम अगली वीडियो में लाएंगे जीन विनिमय, यानी क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, कैसे होता है। इस चीज़ को हम आपको बहुत बढ़िया तरह से अगली वीडियो में बताएंगे। तो आप लोग हमारे वीडियो को देखना ना भूलिएगा और आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।
सरकार, क्योंकि आपको जितने भी मैं नए वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा, जिससे आपको कंप्लीट कोर्स मिल सके। क्योंकि आपका एग्जाम आने वाला नज़दीक है, तो आपको पूरा कंप्लीट कोर्स चाहिए। और साथ ही साथ हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे आप अपना नोट्स बना के एग्जाम में रिटेन कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, तो लिख सकते हैं। तो इसके हिसाब से आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और जो घंटी होती है उसे बजाना ना भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अपने, तो तब तक के लिए धन्यवाद।